इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता रहा, ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया। हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पे लड़ेंगे। विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था SC ST OBC के लिए करानी चाहिए। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से अपना दबदबा कायम रखा है, माना ही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अपनी नींव मजबूत करने के लिए अब बड़ा दांव चल सकते हैं। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज जाते हैं और वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कावड़ियों और मुस्लिम मस्जिदों को ढके जाने की वजह से घेरते हुए नजर आते हैं, माना ही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने अब अपना दांव चलना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, अब उन्होंने कांवड़ यात्रा को जिस तरीके से घेरा, कुछ दिन पहले भी ये मुद्दा उठाया था, फिर से वो मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के रास्ते में जितनी भी मस्जिदें पड़ती हुई जा रही हैं, उसको कांवड़ियों के लिए कहीं ना कहीं उन मस्जिदों को ढका जा रहा है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर ये सवाल खड़े किए हैं कि इस तरीके की मनमानी क्यों की जा रही है। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर देखा जाए तो योगी सरकार कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आई और चंद्रशेखर आजाद इसका पूरा फायदा उठाते हुए नजर आए। जिस तरीके से वो अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और वो ये भी बोलते हैं कि अब जो भी चुनाव होंगे चंद्रशेखर आजाद उसमें पूरी तरीके से भागीदारी करते हुए नजर आएंगे, चाहे इस बार का उपचुनाव हो, चाहे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव, सभी सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद मझवा जाते हैं और वहां पर देखिए किस तरीके से उनका भव्य स्वागत होता है और किस तरीके से वो जनता को संबोधित करते हैं और जनता के लिए मैसेज देते हुए भी नजर आते हैं। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावत। हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पे लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस या किसी से आपका अभी तक कोई बातचीत पर, क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे थे। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं कि अखिलेश ने कहा है कि वो अभी पीडीए का हिस्सा है, तो अच्छी बात है। हम क्या कह सकते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह, महिलाओं पर जुल्म ज्यादती हो रही है, किसान को MSP गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का काम उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, अगर सभी पार्टियां जो है विपक्ष की एक हो जाती है, तो क्या यूपी में और अच्छे बहुमत से रोका जा सकता है बीजेपी को? और मैं फिर ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले, और मैं आपसे कह रहा हूँ अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। SC ST OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था SC ST OBC के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है बैसाखी की सरकार और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और चंद्रबाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप बाहर भी एक बैनर लेके आए थे पोस्टर लेकर के, तो क्या लगता है क्या ये सरकार अभी स्केल पे है या कहीं अंदर गड़बड़ चल रहा है, कुछ बड़ा विस्फोट? देखिए, लगातार ये सरकार के दो जो टांगे हैं वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता रहा, ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहां बजट के नाम पे धोखा हुआ,
जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद अभी किसी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, ये क्लियर है। मैं या आपसे किसी में क्या है? कह रहा हूँ, नहीं वही नहीं। हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस जनता ने नगीना में जो समीकरण बना के हमें भेजा, वही समीकरण बना के, बहुजन समाज का समीकरण बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व इस बार तय करेंगे। हमारा एमएलए जीत के जाएगा, ऐसा हमें भरोसा। मधुआ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं तो हमारे हम इतनी देर क्या भाषण दिए, तुम लोग क्या सुने? यहाँ की जनता को क्या आपने प्रत्याशी तय करेगी। तो देखा आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने लोगों को मैसेज दिया है। माना ही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब यूपी के साथ साथ बिहार और हरियाणा और दिल्ली की तरफ रुख करने वाले हैं। वो अपनी पार्टी का कद जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, अब ऐसे में क्या मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास कर रहे हैं? क्या मुस्लिम प्रत्याशी भी वो चुनते हुए नजर आएंगे? अगर वो मुस्लिम प्रत्याशियों को इस बार के उपचुनाव या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में उतारते हैं तो जाहिर तौर पर इसका पूरा फायदा उनको मिलता हुआ नजर आएगा। खबरें ये भी आ रही है कि आजम खान का कुछ दिन पहले वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, तरफदारी करते हुए नजर आए थे। तो इस बार के चुनाव में आजम खान को कोई बड़ा पद दे सकते हैं या फिर किसी सीट पर मौका दे सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आजम खान को दरकिनार किया, चंद्रशेखर आजाद उन पर भड़कते हुए नजर आए कि जब पार्टी में नेताओं की जरूरत होती है तब उनका इस्तेमाल किया जाता है और नहीं तो उनको मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का आजम खान के लिए इतना खुलकर बोलना इस तरफ इशारा कर रहे थे कि अब चंद्रशेखर आजाद उन मुस्लिम वोटर्स को साध रहे हैं और उन मुस्लिम प्रत्याशियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीते दिनों अगर देखा जाए तो मायावती ने कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशियों को जिस तरीके से टिप्पणी की थी, जिस तरीके से दरकिनार किया था, उस पर वसीम वकार का भी गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। मायावती ने साफ तौर पर कहा था कि इस बार जो उनकी हार का कारण है वो मुस्लिम प्रत्याशी है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती ने सबसे ज्यादा टिकट जो है वो मुस्लिमों को दिया था और एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। वहीं वसीम वकार कहते हैं कि मायावती ने टिकट दिया नहीं था बल्कि टिकट बेचा था। ऐसे में मैं सभी मुस्लिम भाइयों से निवेदन करता हूं कि मायावती की पार्टी से कोई भी टिकट ना ले। ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आई। उसी का फायदा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन भी मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास करता रहता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अगर इन वोटर्स को साध लेते हैं, जाहिर तौर पर इसका पूरा फायदा उनको मिलेगा। और जिस तरीके से समाज के छोटे छोटे मुद्दे चंद्रशेखर आजाद रामन उठाते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है और आने वाले दिनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा अगर बिहार की राजनीति में जाते हैं तो पप्पू यादव, हिना शाह उनके लिए कितने फायदेमंद होते हैं। अगर दिल्ली में अगर वो रुखसत करते हैं तो क्या उनके लिए अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके का सहारा बनेंगे या एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों देखा गया कि मनीष सिसोदिया के साथ चंद्रशेखर आजाद के जो रिश्ते हैं वो बेहतर है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की डूबती हुई नैया कहीं ना कहीं पार लगानी हुई 20 से 22% जो वहां पर दलित वोटर हैं, अगर वो चंद्रशेखर आजाद के खाते में आते हैं, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चंद्रशेखर आजाद अरविंद केजरीवाल को जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे में किस तरीके के समीकरण बनेंगे? ऐसे में हरियाणा में भी अभय सिंह चौटाला के साथ मायावती ने इनेलो के साथ गठबंधन किया है। अब ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद भी जेजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ, तो कहीं ना कहीं मायावती का पूरा गेम बिगड़ता हुआ नजर आएगा। किस तरीके के ये पूरे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है उस पर भी मायावती किस तरीके का निर्णय लेती हैं, किस तरीके से प्रत्याशी उतारती हैं, ये भी कहीं ना कहीं देखना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद और मायावती कितनी सीटें निकाल पाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।